अगले साल होने जा रहे लोकसभा चुनाव यानी 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें इंडिया अलायंस जो बना है, जो एक नया गठबंधन तैयार किया गया है विपक्षी दलों के द्वारा, उसके सामने चैलेंज यानी उनकी प्रतिस्पर्धा जो है वो सिर्फ एनडीए गठबंधन से नहीं है, सिर्फ बीजेपी से नहीं है, बल्कि आप समझिए इस बात को कि सिर्फ बिहार के रेफरेंस में अगर बात करें तो दो दल ऐसे हैं जो ना तो इंडिया के साथ हैं और ना ही तो एनडीए के साथ हैं। मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी, इसके अलावा पप्पू यादव यानी जाप जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये दोनों दल जो हैं वो किसी खेमा में नहीं है। और बिहार में ये किस तरीके से खेल बिगाड़ सकते हैं इंडिया अलायंस का, इसका कल्पना आप कर लीजिए। इसके अलावा ममता बनर्जी की आप बात कीजिए, बंगाल में 2 सीट से अधिक वो देने को तैयार नहीं है कांग्रेस और सीपीएम को। अरविंद केजरीवाल पंजाब और दिल्ली में किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। इनके अलावा नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी, उड़ीसा की बात कीजिए, तेलंगाना की 2 पार्टी ऐसी है जो ना इंडिया अलायंस के साथ है ना एनडीए के साथ है। तो कुल मिला जुलाकर इस गुणागणित को समझना होगा कि महागठबंधन जो बिहार में है या इंडिया अलायंस जो देश में है विपक्षी दलों का, उसको कितने तरह से उनको चैलेंज जो है वो अभी सामने है। और ये भी कोई आश्चर्य का बात नहीं होगा अगर भविष्य में इंडिया अलायंस से 2-4 दल जो है वो एग्जिट कर जाए यानी निकल जाए। देखिए, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस अपनी तैयारियों में जुटी हुई है, तैयारी जोर शोर से चल रही है। अमित शाह का बिहार में कल चौथा दौरा हुआ। इसके अलावा विपक्षी एकता की 3 बैठक भी पूरी कर ली गई। लेकिन इन सब से इतर कुछ राजनीतिक दल हैं जो किसी के साथ फिलहाल नहीं दिख रहे हैं, जैसे कि बिहार में पप्पू यादव के नेतृत्व वाली जन अधिकार पार्टी, मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी, उड़ीसा का बीजू जनता दल, तेलंगाना में केसी राव की पार्टी बीआरएस और असदुद्दीन अवैसी का एआईएमआईएम जैसी पार्टियां जो हैं वो ना तो एनडीए अलायंस में हैं और ना ही तो इंडिया अलायंस में है। तो आखिरकार क्या ये पार्टियां जो हैं एक तीसरा मोर्चा बनाएंगी या फिर क्या अपने अपने राज्यों में ये चुनाव लड़ेंगी निर्दलीय तौर पर? अगर लड़ती हैं तो क्या परिणाम होगा, इसका नुकसान किसको उठाना पड़ेगा? तो जाहिर सी बात है कि अगर ये पार्टियां चुनाव लड़ती हैं तो इसका नुकसान जो है वो इंडिया अलायंस जो बना है, जो इंडिया अलायंस बना है, उनको उठाना पड़ेगा। अब जैसे आप बिहार के संदर्भ में समझिए, पप्पू यादव का रेफरेंस अगर हम दें तो पप्पू यादव का सीमांचल और कोसी के बेल्ट में अच्छा पकड़ माना जाता है। उनके वोटर से वहाँ की जो जनता है वो उनको पसंद करती है। तो अगर पप्पू यादव निर्दलीय या मुकेश सहनी और अवैसी और बसपा के एक नए गठबंधन के साथ उतरते हैं तो किसका वोट काटेंगे? तय सी बात है कि वो महागठबंधन की वोट काटेंगे। वही गुणागणित मुकेश सहनी की पार्टी का है। अगर एक अलायंस बनता है बिहार में जिसमें अवैसी रहते हैं यानी एआईएमआईएम रहती है, पप्पू यादव रहते हैं, बसपा रहती है और मुकेश सहनी का प्रत्याशी अगर किसी लोकसभा से चुनाव लड़े और अगर 1 लाख वोट वो काट ले जाता है तो वो 1 लाख वोट महागठबंधन का कटेगा, ये तय सी बात है। इनके अलावा हालांकि देखिए, मुकेश सहनी के बारे में अभी तक जो चर्चाएं हैं वो यही है कि वो चुनाव एनडीए अलायंस में ही लड़ेंगे। कारण है कि देश के गृह मंत्री ने उन्हें बजाते सुरक्षा जो है, सिक्योरिटी जो है वो मुहैया करा दिया है। इनके अलावा अगर हम बात करें उड़ीसा और तेलंगाना की, यानी जो वहाँ के रीजनल पार्टीज हैं, बीजेडी कह लीजिए, बीआरएस कह लीजिए और एआईएमआईएम कह लीजिए, तो इनका गुणागणित को अगर हम समझें तो उड़ीसा में सत्ता संभाल रहे बीजू जनता दल के मुखिया नवीन पटनायक तो शुरू से ही किनारे चलते रहे हैं, उन्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि केंद्र में बीजेपी के सरकार के साथ उनकी गहरी छंती रही है। बीजेपी ने उन्हें अपने पाले में करने की कभी ना कोशिश की और ना उनकी कमी उन्हें कभी महसूस हुई। जब भी संसद में बीजेपी की मदद की जरूरत पड़ती है तो बीजेडी ने भाजपा का साथ दिया है। और इसी तरह तेलंगाना के सीएम केसी राव के नेतृत्व वाली बीआरएस ने एनडीए और इंडिया दोनों खेमों से समान दूरी बनाकर रखी है। इनके अलावा एआईएमआईएम जो है वो भी ना इंडिया अलायंस में है और ना इंडिया अलायंस में है। तो ये 3 पार्टियां जो साउथ की कह सकते हैं आप, या मतलब उड़ीसा की और तेलंगाना के कहिए, वो ना किसी भी मतलब गठबंधन में ये पार्टियां नहीं है। अब इसके अलावा देखिए, नीतीश कुमार जो एक बात हमेशा कहते रहते हैं कि 55% वोटर्स ने एनडीए को नकार दिया, मात्र 45% वोटर्स इस देश के हैं जो बीजेपी के साथ हैं। अगर ये विपक्षी खेमा जो है, जो ना किसी भी मतलब गठबंधन में नहीं है, तो वो अगर चुनाव लड़ जाता है और 10% वोट ही काट ले जाता है तो वो 10% वोट महागठबंधन का कटेगा और ऐसे में बीजेपी को क्लीन स्वीप मिल सकता है। अब ममता बनर्जी की बात कर लेते हैं। अब इंडिया अलायंस में चले आते हैं कि वहां पर जो खटपट चल रही है, तो ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि बंगाल में वो किसी भी स्थिति में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगी। वहां से जो सांसद हैं अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के, उन्होंने भी स्पष्ट किया है कि बंगाल में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। देखिए, ममता बनर्जी ने यह स्पष्ट कर दिया कि 2 से अधिक सीटें ना तो सीपीएम को वो देने जा रही हैं और ना ही तो
कांग्रेस को देने जा रही है। मतलब बंगाल पर एक छत्र राज ममता बनर्जी चाहती हैं। टीएमसी जो है वो बंगाल में सीपीएम और कांग्रेस को 2 सीट ही देना चाह रही है और अभी कांग्रेस से अधीर रंजन चौधरी एकमात्र वहां सांसद हैं। लोकसभा में सीपीएम का कोई भी सदस्य नहीं है, इसलिए तृणमूल कांग्रेस जो है यानी टीएमसी जो है ममता बनर्जी की पार्टी, वो किसी भी स्तर पर किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं करना चाहती है। अब आम आदमी पार्टी की बात कर लेते हैं, अरविंद केजरीवाल की। तो वो जिन 2 राज्यों में भी चुनाव होने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, वहां पे बजाबते उन्होंने विधानसभा चुनाव के लिए टिकट बांटना भी शुरू कर दिया है और साफ लफ्जों में उन्होंने इंडिया अलायंस को यह बात कह दिया है कि दिल्ली और पंजाब जहां पर उनकी सरकार है, वहां पर सीट शेयरिंग को लेकर लोकसभा में उनकी ही चलेगी। जितना वो चाहेंगे उतना सीट देंगे कांग्रेस को, नहीं तो फिर ये गठबंधन से वो एग्जिट कर सकते हैं। तो कुल मिलाजुलाकर आप इस गुणागणित को समझिए कि फिलहाल इंडिया अलायंस के ऊपर संकट के बादल जो हैं वो मंडरा रहे हैं। एक विपक्षी खेमा है जो उनके साथ नहीं है और एक खेमा है जो उनके साथ होकर भी आंखें तरेर रहा है। क्या भविष्य होगा इंडिया अलायंस का, ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन स्थितियां समान नहीं चल रही हैं। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।